हेलो दोस्तों। आज हमारा ये बीएनएसएस का लेक्चर 9th लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 से। जो चैप्टर नंबर 6 है वो बात करता है प्रोसेस के बारे में। कौन सी प्रोसेस? जो किसी व्यक्ति को उपस्थित होने को विवश करती है, ठीक है ना, यानी जो कंपेल करती है अपीयर होने के लिए, चाहे वो कोर्ट में हो या पुलिस के समक्ष हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर 6 है ये बात करता है सेक्शन 63 से लेकर 93 तक, और इससे पहले जो सीआरपीसी थी उसमें ये भी ये चैप्टर 6 था जो कि 61 से लेकर 90 तक प्रोविजन थे उसमें, ठीक है। और इसमें जो प्रोसेस होती है, जो आदेशिकाएं होती हैं, उसमें कौन कौन सी आदेशिकाएं होती हैं, जैसे समन जारी किया जाता है, फिर उसके बाद में अगर समन पे भी व्यक्ति नहीं हाजिर होता है तो फिर वारंट जारी किया जाता है, वारंट पर भी नहीं होता है तो फिर उसके लिए उद्घोषणा यानी प्रोक्लेमेशन जो है जारी की जाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अटैचमेंट यानी कुर्की किया जाता है। तो इस तरह से ये किसी व्यक्ति को उपस्थित होने को विवश करने के लिए जो आदेशिकाएं हैं, प्रोसेस है, वो उसके संबंध में इस तरह से प्रावधान इसमें दिए गए हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर जो पहला वाला पॉइंट है वो बात करता है सेक्शन 63, वो बात करती है समन के प्रारूप के बारे में, यानी जो उसका फॉर्मेट रहेगा, फॉर्म जो रहेगा उसके बारे में। तो समन बेसिकली, ये जो समन है ये होता क्या है? तो समन जो होता है वो एक आदेश होता है। समन क्या होता है? एक आदेश होता है, डॉक्यूमेंट्री आदेश होता है, और उसके द्वारा किसी व्यक्ति को निश्चित तारीख पर, निश्चित समय पर और स्थान पर हाजिर होने के लिए आदेश दिया जाता है इसके द्वारा। तो उसी को कहते हैं समन। यानी अगर बेसिकली जो भाषा है उसमें समन को कहते हैं बुलावा भेजना, ठीक है ना, बुलावा होता है इसका मतलब। और इसको जो परिभाषित किया गया है वो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इसको परिभाषित किया गया है कि समन एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी आदेशिका है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की उपस्थिति, मतलब कोर्ट में किसी व्यक्ति की उपस्थिति की अपेक्षा की जाती है। तो ये होता है समन। अब उसके बाद में यहां से बात करता है सेक्शन 63, वो बात करता है समन के फॉर्म के बारे में। अब ये जो सेक्शन 63 है ये सीआरपीसी का सेक्शन 61 है, ठीक है। तो समन का जो फॉर्म है उसमें प्री से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि समन होता किस तरीके से है। तो यहाँ पर जो समन है वो एक तो लिखित रूप में होता है, दूसरा 2 कॉपी में होता है, तीसरा जो कोर्ट का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसके द्वारा होता है, या फिर अन्य अधिकारी के द्वारा। अन्य अधिकारी वह है जिसे हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो डायरेक्टेड किया गया हो। तो कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसके द्वारा क्या होता है, सिग्नेचर होता है, उस पर हस्ताक्षर होते हैं। और चौथा इसमें हो गया कोर्ट की मुद्रा यानी सील ऑफ द कोर्ट। तो सील ऑफ द कोर्ट जो है, 4 चीजें इसमें समन के प्रारूप में हो गई। रिटन में हो गया, 2 कॉपीज में हो गया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा क्या हो गया, सिग्नेचर हो गया उस पर, और कोर्ट की सील हो गई, ठीक है ना। तो कोर्ट के द्वारा जो समन जारी किया जाता है वो प्रत्येक समन, अब उसके बाद नेक्स्ट हो गया कि वो गूढ़ लिखित होगा। गूढ़ लिखित मतलब बोलते हैं जो एनक्रिप्टेड होता है। ये प्रोविजन इसमें नया जोड़ा गया है, यानी यहां पर जो एनक्रिप्टेड होगा ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के किसी अन्य फॉर्मेट में भी वो हो सकता है, और जिस पर कोर्ट की सील जो है लगी होगी और डिजिटल सिग्नेचर होंगे। यानी इसका मतलब ये है कि अब समन जो है वो, बुलावा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी भेजा जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में सेक्शन 64 कहता है, सेक्शन 63 हो गया समन के प्रारूप के बारे में, फॉर्म के बारे में। उसके बाद में सेक्शन 64 कहता है समन की जो तामील है वो कैसे की जाएगी, यानी
तामील का मतलब होता है सर्विस करना, यानी उसका पालन करना समन का, ठीक है ना। वो कैसे किया जाएगा, तो यहां पर कुछ प्रोविजन है जो बताते हैं सेक्शन 64 में समन की तामील कैसे की जाएगी। प्रत्येक समन की तामील यानी जो सर्विस ऑफ समन है वो पुलिस अधिकारी के द्वारा या फिर ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार बनाए उस कोर्ट के, यानी एक तो हो गया पुलिस ऑफिसर द्वारा, दूसरा उस कोर्ट के जिसने समन जारी किया है उस कोर्ट के अधिकारी द्वारा, दूसरा ये हो गया, और तीसरा अन्य लोक सेवक द्वारा, तीसरा ये हो गया। तो तीन के द्वारा समन की तामील की जा सकती है, ठीक है ना। एक तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा, कोर्ट के अधिकारी द्वारा और पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। लेकिन यहां पर ये जो प्रोवाइजो है ये नया जोड़ा गया है, वो कहता है कि जो पुलिस स्टेशन है, क्योंकि पुलिस अधिकारी यहाँ पर समन की तामील कर रहा है, तो उससे रिलेटेड कि पुलिस ऑफिसर या कोर्ट का जो रजिस्ट्रार होगा, यानी पुलिस थाने का या कोर्ट का एक रजिस्ट्रार जो होता है वो क्या करेगा, पता, जो एड्रेस वगैरह होगा, ईमेल एड्रेस होगा, फोन नंबर होगा और जो भी अन्य डिस्क्रिप्शंस वगैरह जो भी होंगे, ठीक है ना, अदर डिटेल्स वगैरह जो भी होंगे जो राज्य सरकार के द्वारा जिन्हें उपबंधित किया जाता है, ठीक है ना, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल प्रोवाइड किए जाते हैं, इन सब की एंट्री करने के लिए एक रजिस्टर रखेगा। तो रजिस्ट्रार के पास में एक रजिस्टर होगा जिसमें अब मतलब क्या होता है कि अब कोर्ट के पास में और पुलिस स्टेशन में भी एक रजिस्टर होगा जिसमें ये लिखा रहेगा कि समन की तामील किस जो है कहाँ की जानी है, यानी उसको एड्रेस, ईमेल एड्रेस अगर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की गई है और फोन नंबर वगैरह, ठीक है ना, और अन्य डिटेल्स, ये सारी जो है अब उस सब मतलब इससे संबंधित एक रजिस्टर रखा जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो कह रहा है कि यदि यहां पर प्रैक्टिसेबल हो, प्रैक्टिसेबल मतलब साध्य हो, यदि हो सकता है संभव, तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की दो प्रतियों में से एक का डिलीवर या उसका परिधान यानी टेंडरिंग करना उसको व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा। तो समन की तामील कैसे की जाती है, क्योंकि दो कॉपी में होता है और दो कॉपी में से एक कॉपी जिस व्यक्ति को समन किया जा रहा है, समन की तामील जिसको की जा रही है, एक कॉपी उसको व्यक्तिगत रूप से दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रोवाइजो फिर कह रहा है यहाँ पर, और ये प्रोवाइजो भी फिर नया जोड़ा है, ये कह रहा है कि जो कोर्ट की सील लगा हुआ जो समन है वो ऐसे फॉर्मेट में और ऐसी तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल बनाती है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन द्वारा तामील किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी तामील की जा रही है समन की, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब समन जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतलब क्या हो गया, जैसे ईमेल के द्वारा, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, है ना, एसएमएस के द्वारा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, मतलब इस तरीके से समन की तामील यानी प्रोसेस ऑफ समन जो है वो, सर्विस ऑफ समन जो वो किया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो कह रहा है तीसरा क्लॉज इसका कि प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की इस प्रकार की तामील की गई है, सर्विस की गई है समन की, यदि सर्विस करने वाला अधिकारी उसके द्वारा ऐसी एक्सपेक्टेशन की जाती है तो दूसरी प्रति के पिछले वाले हिस्से पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा, ठीक है ना। दूसरी प्रति के पिछले वाले हिस्से पर, एक प्रति तो किसको दे दी जाएगी, दो प्रतियों में से एक का जो डिलीवरिंग है वो किसको दी जाएगी, व्यक्तिगत रूप से समन किए गए व्यक्ति को, और जो दूसरी प्रति रहेगी उसके पिछले वाले भाग पर उसके लिए एक रसीद हस्ताक्षरित करेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर समन की तामील जो है वो उसका तरीका है। समन की तामील अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी की जा सकती है। अब इसी से रिलेटेड एक केस है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी
रेगुलेटरी कमीशन वर्सेस नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 2021 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ईमेल के द्वारा और अन्य जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं उनके द्वारा नोटिस या समन की तामील जो वो की जा सकती है वो वैध होगी बशर्ते होना क्या चाहिए, उस तामील पर एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। यानी उस पर स्वीकृति होनी चाहिए कि हाँ समन की तामील कर दी गई है। जो व्यक्ति होता है वो उस पे, जैसे होता है ना कि पोस्ट ऑफिस से कोई डाक जाती है और वो उस पे साइन करवा लेता है कि यहाँ पे साइन कर दीजिए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये चीज है। ऐसे ही जब कोरोना महामारी आई थी तो उस टाइम पे भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एनरी गाइडलाइंस फॉर कोर्ट फंक्शनिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 2020। इस केस में इसमें भी क्या किया था, कोविड-19 महामारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समन या नोटिस भेजने की मान्यता दी थी, ठीक है ना, इस केस में। तो ये समन की तामील करने के जो है तरीके हैं सर्विस ऑफ समन से। 65 क्या कहता है, 64 आपका 62 से रिलेटेड था और 65 आपका 63 से रिलेटेड है सीआरपीसी से। 65 कहता है जो निगमित निकाय हैं, फर्म हैं, सोसाइटी हैं, उन पर समन की तामील किस तरीके से की जाएगी। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो पहले यहाँ पर कंपनी शब्द नहीं था, ठीक है ना, सीआरपीसी में। अब यहाँ पे कंपनी शब्द जो जोड़ दिया है। दूसरा यहाँ पर फर्म जो है ये जोड़ दिया है, पहले फर्म शब्द शामिल नहीं था, है ना। डायरेक्टर शब्द पहले शामिल नहीं था यहाँ पर, अब डायरेक्टर जो है जोड़ दिया है, ठीक। डायरेक्टर, प्रबंधक, ये शब्द जो है ये पहले नहीं थे, तो अब ये जोड़ दिए गए हैं। तो निगमित निकाय जो होते हैं, जो कॉर्पोरेटेड बॉडीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, सोसाइटी होती हैं, उन पर समन की तामील कैसे की जाती है। तो होता क्या है, ये जो बॉडीज हैं, कंपनी हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया, इन पर समन की तामील जो होती है, कंपनी का या जो कॉर्पोरेशन है उसका जो डायरेक्टर होता है, मैनेजर होता है, सेक्रेटरी होता है, या कोई अन्य अधिकारी है अगर उसका, उस पर तामील की जाती है, यानी उसको दिया जाता है समन की जो कॉपी होती है। या फिर भारत में जो है कंपनी हो या कोई भी कॉर्पोरेशन है, उसका डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य ऑफिसर के पते पर एवं उसके एड्रेस पर रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेज दिया जाता है, तो उसके द्वारा की जाती है। तो उस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब वह डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है, ठीक, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा उसको भेज दिया जाता है। तो दो तरीके से की जा सकती है, या तो इन पर की जाती है, यहाँ पर जो लगा है, यानी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अन्य ऑफिसर पर तामील करके की जा सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी है कि इनके रजिस्टर्ड डाक पर इनको भेज दी जाती है, ठीक है ना। और कंपनी का मतलब यहाँ पर क्या है, कंपनी का मतलब जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अधीन, या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी, ठीक है ना। तो ये आपका जो है
कंपनी से और निगम से, मतलब ये यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो कॉर्पोरेटेड बॉडी है, फर्म्स हैं, सोसाइटी है, उन पर समन की तामील कैसे होती है। तो दो तरीके हैं उस पर समन की तामील के। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है जो फर्म या जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों का जो अन्य कॉर्पोरेशन होता है, जो संगम होता है, बॉडी जो होती है, उस पर समन की तामील ऐसे फर्म या तो यहाँ स्पेशली जो क्लॉज 2 है वो फर्म के संबंध में है, ठीक है ना, या कॉर्पोरेशन जो है उसके संबंध में है। वहां वो निगम के संबंध में और कंपनी के संबंध में था, जो पहला वाला क्लॉज था, और दूसरा वाला क्लॉज फर्म के संबंध में है या कॉर्पोरेशन के संबंध में। समन की तामील यहाँ पर भी दो ही प्रकार से जो है समन की तामील होगी, या तो जो वहां कॉर्पोरेशन है उस या फर्म है, फर्म में कौन होते हैं, भागीदार होते हैं, तो पार्टनर्स पर की जा सकती है, ठीक है ना, पार्टनर्स पर इसकी तामील करके की जा सकती है, जो फर्म का या कॉर्पोरेशन का जो पार्टनर्स होते हैं, या जो पार्टनर्स हैं उनके एड्रेस पर रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेज के की जा सकती है। तो ये यहाँ पर भी वही उसी तरीके से है, दो ही तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें वो है सेक्शन 66। सेक्शन 66 आपका सीआरपीसी का 64 से कोरिलेट है। यहाँ पे कह रहा है कि जब जो ऊपर जो समन किया गया है 63, 64, 65 तीन तरीके से, है ना। 63 में तो समन की तामील है ही नहीं, समन का प्रारूप था। 64 और 65 दो तरीके से अब तक की गई है समन की तामील। अब कह रहा है जब समन किया गया व्यक्ति ना मिल सके तब उसकी तामील कैसे होगी। तो यहां पर जब समन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी, यहां पर जब समन का जो वो है, जब ड्यू डिलीजेंसी जब हो जाती है, यानी ड्यू डिलीजेंसी का मतलब है सम्यक उचित जो है सावधानी या उचित यहाँ पर केयरनेस अवेयरनेस, मतलब बरतने पर भी ना मिल सके समन किया गया व्यक्ति, तब वहां समन की तामील दो कॉपियों में से, जो दो कॉपी है उसकी, उनमें से एक कॉपी किसको दे दी जाती है, उसके परिवार के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष नहीं है, यहाँ पर पुरुष शब्द को हटा दिया गया है, वयस्क सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अब तक जो समन की तामील थी वो पुरुष के जो है पास में जो उसकी कॉपी देकर की जा सकती थी, लेकिन अब पुरुष नहीं, वहां पे कोई भी वयस्क सदस्य होगा तो उसको भी समन की तामील, उसके द्वारा भी समन की तामील की जा सकती है। ये कार्यवाही को तेज गति से जो है करने के लिए है, मतलब उसमें डिले ना हो कि जब तक पुरुष नहीं मिलेगा फिर उसको समन की तामील भेजनी पड़ेगी, तो बार बार ये दिक्कतें ना आए, तो इस चीज के लिए है। तो किसी वयस्क सदस्य के पास में उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है कि भाई तुम्हारे बेटे के खिलाफ या तुम्हारे जो है भाई है जो भी है घर में उसके खिलाफ जो ये चीज है और उसको कोर्ट ने बुलाया है। तो और यदि तामील करने वाला अधिकारी के द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास में समन छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर जो दूसरी कॉपी होती है जो अधिकारी के पास में रहती है उसके पिछले वाले हिस्से पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित होगा, कर देगा, मतलब तो उसके पीछे लिखवा लेगा हाँ रसीद जो है वो समन जो एक्सेप्ट हो गया है। और इसमें जो वयस्क सदस्य होता है घर में, उसमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ये करा है कि जो सर्वेंट होता है वो घर का सदस्य नहीं माना जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में 67 जो सेक्शन है वो 65 से रिलेटेड है सीआरपीसी से। ये क्या कहता है कि जब जो 63, 64, 65 और 64 में तो समन की तामील दे रखी है, 65 और 66 जब पूर्व उपबंधित प्रकार से समन की तामील ना हो सके तब क्या होगा। तो ये कह रहा है कि 64, 65 और 66 में उपबंधित तरीके से तामील सम्यक रूप से नहीं होती है, ड्यू डिलीजेंसी बरतने पर भी नहीं की जा सकती है तामील। तो तामील करने वाला अधिकारी क्या करेगा, जो समन की दो कॉपी हैं उनमें से एक कॉपी को उस घर पर या उसके जो हैबिटेट है उसका जो निवास स्थान है उसका वहां पर उसको छोड़ देगा, ठीक है ना। तो घर के या उसके वास स्थान के जिसमें समन किया गया व्यक्ति निवास करता है वहां पर जो सहज दृश्य स्थल है उसका जो आसानी से दिखने वाला जो स्थल है यानी जो कॉन्स्पियस पार्ट ऑफ द हाउस है उसमें उसको लगा देगा और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के बाद, ठीक है ना, जैसी वो ठीक समझे या तो ये घोषणा कर सकता है कि समन की तामील
उचित तरीका से कर दी गई है, या फिर उस रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे। तो जब उसके किसी सहज दृश्य भाग में उसको लगा दिया जाता है, जो कॉन्स्पियस पार्ट होता है हाउस का या होम स्टेड का, वासस्थान मतलब होम स्टेड का, तो उस तरीके से उसकी समन की तामील हुई मानी जा सकती है। कोर्ट मतलब ये जांच करने के बाद में ये घोषणा कर सकता है कि हाँ समन की तामील सही तरीका से हो गई है, और या फिर अगर वो समन की तामील सही तरीका से नहीं हो पाई है तो फिर वो नई तामील का भी आदेश वहां पर दे सकता है। उसके बाद में सेक्शन 68 यहाँ पर गवर्नमेंट जो सर्वेंट होता है उस पर समन की तामील से संबंधित है, और ये आपके सेक्शन 66 जो थी सीआरपीसी की उससे कोरिलेट है कि जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार की सेवा में है तो वहां पर समन जारी करने वाला कोर्ट क्या करेगा, जो समन 2 प्रतियां होता है उन 2 प्रतियों में उस कार्यालय का जो उसका ऑफिस होता है गवर्नमेंट सर्वेंट के, उस ऑफिस के प्रधान जो होता है, हेड जो होता है, उसको भेज देगा। यानी उस कार्यालय, कौन सा कार्यालय, जिस कार्यालय में वह व्यक्ति वहां पर नौकरी करता है, और तब वह जो हेड होता है उस ऑफिस का, वो धारा 64 में तरीका जो बताया गया है समन की तामील का, उस प्रकार से समन की तामील कराएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो समन की तामील जो है फिर वो 64 में जो दी गई तरीका है उससे की जाती है, यानी उसको उसे वापस दे देगा लोक सेवक को। ठीक है ना। और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके उस कोर्ट को लौटा देगा। कौन? हेड। तो तब वह हेड जो है ये काम करेगा कि जो दूसरी कॉपी होती है उसके पीछे अपना एक्नॉलेजमेंट दे देगा कि हाँ समन की तामील जो वो एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो ऐसा सिग्नेचर होगा, ऐसा जो सिग्नेचर उस पे करेगा हेड, वो सम्यक तामील का साक्ष्य होगा, यानी उसको साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। बाद में अगर कोई डिस्प्यूट होता है कि समन की तामील हुई थी कि नहीं हुई थी, है ना, वो अगर अभियुक्त अगर ये कहे, व्यक्ति ये कहे कि मुझे तो समन मिला ही नहीं, तो वहां पर वो हेड जो है जो ये बात कहेगा कि हाँ जी समन की तामील हो गई थी। ठीक है ना। उसके बाद में जो यहाँ पर नेक्स्ट है 69, वो 67 से कोरिलेट करता है सीआरपीसी से। वो कहता है कि स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील कैसे की जाए। तो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के भीतर की बात थी, लेकिन जब कोर्ट ये चाहता है कि उसके द्वारा जारी किया गया समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए, तब वो जनरली क्या क्या करेगा, ऐसे समन 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेज देगा, 2 प्रति भेज देगा वहां पर जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर उसकी तामील की जानी है, यह समन किया गया व्यक्ति वहां पर निवास करता है। उस मजिस्ट्रेट को मतलब जहां पे तामील की जानी है या जहां समन किया गया व्यक्ति निवास करता है वहां के मजिस्ट्रेट को भेज देगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से प्री का यहाँ पर बन जाता है। ठीक है ना। यानी स्थानीय अधिकारिता के बाहर समन की तामील कैसे की जाती है, तो उस अधिकारिता में जिसमें व्यक्ति निवास करता है या जिसमें समन की तामील की जानी है उस स्थान के मजिस्ट्रेट को जो है 2 प्रति में उस समन को भेज देगा। ठीक। उसके बाद में जो नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 70 जो कि 68 से कोरिलेट है सीआरपीसी से। ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत क्या होगा, है ना, प्रूफ की बात करता है, प्रूफ ऑफ सर्विस। उन केस में, ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब 2 कंडीशन है इसमें। पहला ये कह रहा है कि जब कोर्ट के द्वारा जो समन जारी किया जाता है तो समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है, यानी ये 69 से ही कोरिलेट आगे कर रहा है। ठीक है ना। अब जब कोर्ट के द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है, तब एक तो कंडीशन ये हो गया कि जब स्थानीय अधिकारिता से बाहर समन की तामील की जाती है तब, और दूसरा, और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है वो मामले की सुनवाई के समय वहां पर उपस्थित नहीं है। ठीक है ना। कोर्ट में वो मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन में
मतलब बाहर की जाती है, और जब कोर्ट में सुनवाई चल रही होती है तो वो अधिकारी, क्योंकि समन की तामील उस अधिकारी के द्वारा ही भेजी गई थी बाहर, स्थानीय अधिकारिता से बाहर, अब वो मामले की सुनवाई के समय वहां पर प्रेजेंट नहीं है। अब मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया इस बात का ये शपथ पत्र कि ऐसे समन की तामील हो गई है, और समन की दूसरी जो कॉपी है जिसका उस व्यक्ति के द्वारा जिसको समन डिलीवर्ड किया गया था, ठीक है ना, या टेंडिंग किया गया था, या जिसके पास वो उसे छोड़ा गया था समन को, वो क्या करेगा, उसका एंडोर्समेंट, जो उसका पृष्ठांकित होना तात्पर्य है, जो उसके पीछे मतलब एक तरह से साइन वगैरह और एक्सेप्ट वगैरह जो लिख देते हैं ऐसे करके, हाँ जी वो समन की तामील मैंने एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है, साक्ष्य में उसको ग्राह्य होगी। और जब तक तत्प्रतिकूल साबित ना किया जाए, उसके कंट्रारी जब तक उसको साबित नहीं किया जाता है, उसमें किए गए जो कथन है, स्टेटमेंट जो है वो सही माने जाएंगे। ठीक, तो यहां पर उस तामील का जो तामील की गई है, अगर कोर्ट में कार्रवाई चल रही है समन की तामील से संबंधित, और उस टाइम पे अगर ये चाहिए कि समन की तामील हुई नहीं हुई, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि उस अधिकारी को ही बुलाया जाएगा। अगर अधिकारी वहां पर नहीं है तो वो सीधा उस बात का शपथ पत्र वहां पर लिख के मजिस्ट्रेट के समक्ष जो किया जाता है शपथ पत्र, कि वो समन की तामील जो हो गई है, ये बात का वो शपथ पत्र लिख के भेज देगा, और वो जो शपथ पत्र रहेगा वहां पर वो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा। ठीक है ना। और जो व्यक्ति जो समन की तामील को एक्नॉलेजमेंट करता है, एक्सेप्ट करता है कि हाँ समन की तामील हो गई है, उसको वो भी साक्ष्य में वहां पर ग्राह्य होता है। अब जो शपथ पत्र होता है वो समन की दूसरी प्रति से वहां पर अटैच्ड किया जा सकता है, और उस कोर्ट को वहां पर भेजा जा सकता है कि हाँ जी समन की तामील हो गई है, क्योंकि अधिकारी वहां पर आ नहीं सकता। अब जो हमने धारा 64 से 71 तक के अधीन ये वाला जो प्रोविजन है ये न्यू है, नया जोड़ा गया है। धारा 64 से 71 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से तामील किए गए सभी समन उचित तरीका से तामील किए गए ही समझे जाएंगे, और ऐसे समन की एक कॉपी सर्टिफाइड की जाएगी और समन की तामील के सबूत के रूप में उसको रखा जाएगा। तो ये जो अलग से प्रोविजन है वो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा समन की तामील को जो है जोड़ा गया है, तो अब ये प्रोविजन यहाँ पर वो भी समन की तामील के सबूत के रूप में यहाँ पर इसलिए जोड़ा गया है। ठीक, अब जो नेक्स्ट है सेक्शन वो है सेक्शन 71। अब जो सेक्शन 71 है ये 69 से सीआरपीसी से कोरिलेट है। अब ये बात करता है साक्षी पर समन की तामील। साक्षी पर समन की तामील जिसको हम बोलते हैं डाक तामील, नहीं डाक तामील जो है वो अलग है, ये साक्षी पर समन की तामील है। ठीक है ना, इसको डाक तामील भी बोला जाता है, यानी पोस्ट सर्विस। क्योंकि कैसे होती है, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा यहां पर की जाती है। ठीक है ना। इस अध्याय की जो इससे पहले की धाराएं हैं उनमें कोई भी बात होते हुए भी जो विटनेस होता है, साक्षी होता है, उसके लिए समन जारी करने वाला जो कोर्ट है वो समन जारी करने के अलावा और उसके साथ साथ में, या तो समन जारी करने के अतिरिक्त एडिशनली रूप में, या फिर और उसके साथ साथ में ये इंस्ट्रक्शन, ये डायरेक्शन दे सकता है कि उस समन की एक कॉपी की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर जहां वो रहता है, निवास करता है, या फिर वो कारोबार करता है, या अपने अभिलाभ के लिए, अपने गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए क्या करता है, काम करता है। तो एक कॉपी की जो तामील है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन द्वारा या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा की जा सकती है। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि जब साक्षी, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये नया आ गया है ना, यहां पर ये क्या है, ये भी नया यहां पर जोड़ा गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जोड़ दिया यहां पर। तो जब साक्षी के द्वारा हस्ताक्षर की गई जो एक्नॉलेजमेंट होती है साक्षी के द्वारा, या फिर डाक कर्मचारी के द्वारा ये एंडोर्समेंट कि साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है, या डाक कर्मचारी जो होता है वो इस बात को लिखेगा वहां पे, जो पोस्टल एम्प्लॉय होता है,
कि साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है, ये एक्नॉलेजमेंट या एंडोर्समेंट प्राप्त हो जाता है या कोर्ट का उचित तरीका से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा जो धारा 70(3) के अधीन समन का जो डिलीवर किया गया था उसके सबूत पर समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषणा कर सकता है कि समन की तामील सम्यक तरीका से कर दी गई है। तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि अगर जो पोस्टल एम्प्लॉय जो होता है, पोस्टल एम्प्लॉय, वो अगर एंडोर्समेंट दे देता है कि साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है, तो ये भी एक समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई, इस बात का ही ये एक्नॉलेजमेंट रहेगा, घोषणा रहेगी यहाँ पर। भले ही ये एंडोर्समेंट हो कि साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया हो, तब भी माना जाएगा कि समन की तामील सम्यक तरीका से कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तामील का सबूत था साक्षी के संबंध में। तो जैसे ऊपर प्रोविजन थे तामील का सबूत जो 70 था, ऐसे ही यहाँ पे 71 में ये साक्षी के संबंध में दूसरा प्रोविजन है तामील के सबूत के संबंध में भी। उसके बाद में यहां से जो नेक्स्ट है वो ये कहता है, मतलब यहां से जो समन के जो वो थे, समन तो खत्म हो गया, अब यहाँ पे आता है गिरफ्तारी का वारंट। ठीक है ना। अब जो गिरफ्तारी का वारंट है, क्योंकि समन किया गया, समन जब किया जाता है व्यक्ति पर तो वो हाजिर नहीं होता, तो फिर वहां पर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है। अब गिरफ्तारी के वारंट का जो फॉर्मेट है और उसका जो अवधि है, टाइम पीरियड है, वो क्या होता है, ड्यूरेशन। तो कोर्ट के द्वारा जब गिरफ्तारी का वारंट, एक तो हो गया रिटन में, दूसरा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा सिग्नेचर होगा, 2 हो गई, और तीसरा कोर्ट की मुद्रा हो गई, यानी सील हो गई उस पर कोर्ट की। तो इसमें हो गए 3। इसमें समन से अगर अंतर करोगे तो यहाँ पर जो समन था वो 2 कॉपी में होता है, 2 कॉपी में होता है, जबकि जो गिरफ्तारी का वारंट है वहां पर यहाँ पर कॉपी का जो है वो नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि जो वारंट होता है वो पुलिस अधिकारी के द्वारा ही किया जाता है, तो पुलिस अधिकारी के पास होता है, यहाँ उसकी कॉपी जो है वो समन किए गए व्यक्ति को नहीं दी जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो प्रत्येक वारंट है, प्रत्येक वारंट वो तब तक लागू रहेगा जब तक वह उसे जारी करने वाले कोर्ट के द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है, या जब तक वह एग्जीक्यूट नहीं कर दिया जाता है, यानी उसका पालन, निष्पादित नहीं कर दिया जाता है, मतलब उसका पालन नहीं कर दिया जाता है जब तक, तो तब तक वो वारंट जो वो प्रवर्तन में रहेगा। तो यहां से ये प्री का क्वेश्चन बनता है कि वारंट कब तक लागू रहेगा। तो पहली कंडीशन, जब तक उसे जारी करने वाले कोर्ट के द्वारा उसको रद्द नहीं कर दिया जाता है, यानी कैंसिल नहीं कर दिया जाता है। ठीक है ना। या फिर उसको जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं कर दिया जाता है। तो ये आपका जो है यहां से वारंट का प्रारूप और वारंट का जो निष्पादन की अवधि है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। अब जो नेक्स्ट है इसमें वो है 73 सेक्शन। 73 आपकी 71 से कोरिलेट है, और जैसे 72 आपकी 70 से कोरिलेट है, तो 73 कहती है प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। तो देखो यहां से ये सेक्शन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक्चुअली ये जो सेक्शन है ना वो रिलेटेड है BW से। BW मतलब जो है बेलेबल वारंट जो होता है उससे रिलेटेड है। ठीक है ना। 73, और ऐसे ही जब हम पढ़ेंगे 75, तो 75 आपकी रहेगी NBW से, यानी ये हो गई बेलेबल वारंट और ये हो गई नॉन बेलेबल वारंट। तो जो 73 है वो बेलेबल वारंट है। बेलेबल वारंट क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को, इसमें ही पढ़ लेते हैं, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई कोर्ट उस वारंट पर पृष्ठांकन के द्वारा अपने विवेक से ये डायरेक्शन दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति कोर्ट के समक्ष विनिर्दिष्ट समय पर, स्पेसिफिक टाइम जो उसमें दिया हुआ है, और तत्पश्चात जब तक कोर्ट के द्वारा अन्य ऑर्डर नहीं दे दिया जाता है, तब तक अपनी उपस्थिति के लिए, अपनी अपीयरेंस के लिए पर्याप्त प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित करता है, तो वह अधिकारी जिसे वारंट दिया गया था
ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा। तो यहां पर ये जो प्रतिभूति लेना और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देना, ये बेलेबल वारंट होता है। यानी अगर वो वहां पे दे देता है प्रतिभूति, तो फिर क्या करेगा, उसको छोड़ दिया जाता है। तो यहां पर वो बेलेबल वारंट बन जाता है। अब कोर्ट वारंट पर पृष्ठांकन के द्वारा ये बात लिख देता है कि यदि वो व्यक्ति कोर्ट के समक्ष अपने हाजिर होने का मतलब अपनी उपस्थिति के लिए अगर वो प्रतिभू उसके दे देता है, श्योरिटी जो रहते हैं उसके उनको दे देता है, मतलब श्योरिटी आ जाते हैं और वो सिक्योरिटी दे देते हैं, तो फिर वो उसको छोड़ देता है। ठीक है, तो यहां पर दो शब्द आए, एक प्रतिभू और एक प्रतिभूति। प्रतिभू और प्रतिभूति। प्रतिभू जो होते हैं उनको बोला जाता है श्योरिटी। श्योरिटी, ठीक है ना। श्योरिटीज। और ये जो प्रतिभूति है ये हो गई सिक्योरिटी। ये हो गई सिक्योरिटी। अब जो प्रतिभूति होती है वो होती क्या है, प्रतिभूति तो हो गई यानी ऐसे व्यक्ति या वस्तु जो किसी व्यक्ति के यानी अन्य व्यक्ति के यानी जिस व्यक्ति पर है गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है, इस व्यक्ति के लिए मान के चलो इस व्यक्ति की उपस्थिति की गारंटी कौन देगा, उसके प्रतिभू देंगे। यानी उसके जो रिलेटिव्स कोई जो लेके आएगा वो जो है इसकी उपस्थिति की गारंटी देंगे। यानी उसकी जो अपीयरेंस है उसकी गारंटी के लिए जो आश्वासन देंगे या गारंटी देंगे वो सिक्योरिटी कहलाती है। और सिक्योरिटी देने वाले जो व्यक्ति हैं वो प्रतिभू होते हैं। मतलब वो जो राशि है वहां पर वो क्या होगी, वहां पर वो अपने प्रतिभू मतलब एक तरह से यहाँ पर क्या होंगे, जमानतदार जो है, उसके जो जमानतदार हैं वो अपना यहाँ पर गारंटी देंगे कि ये अगर उपस्थित नहीं होता है तो हम उसके लिए जिम्मेदार होंगे। अब कोर्ट जो पृष्ठांकन जो लिखता है कोर्ट वारंट पर, वो उस पृष्ठांकन में एंडोर्समेंट में उसमें क्या बातें होती हैं, एक तो उसके जो प्रतिभू हैं कितने प्रतिभू हैं, उसके कितने जमानतदार हैं, नंबर ऑफ श्योरिटीज जो हैं वो नंबर ऑफ श्योरिटीज जो हैं वो कितने हैं, और उस रकम के बारे में, अमाउंट के बारे में जिसके लिए जो श्योरिटी है और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाता है वो उससे इंपाउंड होने वाले हैं, है ना, बाउंड होने वाले हैं। तो उस रकम की राशि और वह टाइम जिस टाइम पे कोर्ट के समक्ष उसको उपस्थित होना है, अपीयर होना है, उस टाइम का, ये इसमें एंडोर्समेंट जो है एंडोर्समेंट में बातें होती हैं। और जब कभी इस धारा के अधीन सिक्योरिटी ले ली जाती है तब वह अधिकारी जिसे वारंट दिया गया था, वारंट डायरेक्टेड है जिसके लिए, वो क्या करेगा, वो बंद पत्र न्यायालय के पास में उसको भेज देगा, बॉन्ड को, ठीक है ना, जो बॉन्ड उससे भरवाया गया था यहाँ पर, है ना, बंद पत्र निष्पादित कराता है प्रतिभू सहित। तो यहां पर वो उसको फिर वापस कोर्ट के पास में भेज देता है। अब बात आती है कि जो वारंट है वो वारंट दिया किसको जाता है। तो यहां पर जो वारंट है ये सेक्शन 74 आपकी 72 से कोरिलेट है सीआरपीसी से। तो ये कहती है कि वारंट किसको डायरेक्टेड होगा। तो गिरफ्तारी का जो वारंट है यानी अरेस्ट वारंट जनरली एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को डायरेक्टेड होगा। एक तो प्री का क्वेश्चन ये बन गया। किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत इमीडिएट एग्जीक्यूशन आवश्यक है और वहां पर कोई पुलिस अधिकारी नहीं मिल पा रहा है तो फिर वारंट जारी करने वाला कोर्ट क्या करेगा, किसी अन्य व्यक्ति को भी या अन्य व्यक्तियों को भी उसको डायरेक्टेड कर सकता है। और फिर जो ऐसा व्यक्ति रहेगा या ऐसे व्यक्ति रहेंगे अगर एक से अधिक है वो उसका एग्जीक्यूशन करेंगे। और जब वारंट एक से अधिक अधिकारियों को या व्यक्तियों को डायरेक्टेड किया जाता है, निर्देशित किया जाता है, तब उसका एग्जीक्यूशन उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है ना। जो भी मतलब उस गिरफ्तारी का वारंट है तो कोई भी गिरफ्तार कर लो उसे, ऐसा नहीं कि मतलब जो है
एक से अधिक को किया जा रहा है तो वो सब भी उसको पकड़ के ला सकते हैं या उनमें से कोई भी एक भी उसको पकड़ के ला सकता है ना। तो ये चीज है, नॉर्मल है। उसके बाद में 75 सेक्शन यहाँ पर क्या कहती है, 75 सेक्शन कहती है कि वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित हो सकता है। अब ये जो वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित हो सकता है, ये अंतर क्या कर रहा है कि ये जो वारंट था 74 में वो जनरली था कि गिरफ्तारी का वारंट है, लेकिन ये अगर कंडीशन ये वाली है इस तरह के जो अपराध के संबंध में है, तब वारंट फिर किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टेड किया जा सकता है। तब ऐसा कुछ नहीं देखा जाएगा, है ना। जिसकी भी नजर में ऐसा व्यक्ति रहेगा तुरंत वो उसको गिरफ्तार करके ला सकता है। तो यहां पर सीजेएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सीजेएम किसी निकल भागे सिद्धदोष व्यक्ति को, एक कंडीशन तो ये हो गई, है ना। यानी ऐसा पर्सन जो एस्केप्ड है, कन्विक्टेड हो गया है, निकल भागा सिद्धदोष मतलब जो कन्विक्टेड जो अपराधी होता है वो भाग जाता है, या दूसरा उद्घोषित अपराधी यानी जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है, या तीसरा ऐसा व्यक्ति जो किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए एक्यूज्ड है और वो क्या कर रहा है, गिरफ्तारी से बच रहा है। तीन कंडीशन में गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी भी व्यक्ति को यहां पर पूर्व डायरेक्टेड किया जा सकता है। तो तीन कंडीशन के लिए सीजेएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही इन ऐसे अपराधियों के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी करेंगे। और जो ऐसा व्यक्ति है जिसको ऐसा गिरफ्तारी का वारंट डायरेक्टेड किया गया है, वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में एक्सेप्ट करेगा, और यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है उसके भार साधन के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है या अन्य भूमि या संपत्ति में प्रवेश करता है, तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा। यानी वो उसको ऐसा नहीं है कहीं भी किसी जगह से भी उसकी प्रॉपर्टी में भी प्रवेश करता है, वहां से भी उसको पकड़ के ला सकता है गिरफ्तारी के लिए, मतलब उसकी गिरफ्तारी कर सकता है। सिंपली ये है। अब यहां पर जो तीसरा वाला क्लॉज है वो ये कह रहा है कि जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है, जिसके अगेंस्ट में वारंट जारी किया गया है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक, अब वो तब वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा। यानी जिसको पकड़ के लाया गया है उसको वारंट सहित पुलिस अधिकारी के पास में भेज दिया जाएगा, जो यदि धारा 73 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है। यानी अगर वो बेलेबल वारंट में नहीं गिरफ्तार किया, बेलेबल वारंट में है, तो वो उससे जो अगर उसको छोड़ दिया जाता है तब तक तो उसे उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। तो अगर बेलेबल वारंट है और पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाता है, पुलिस अधिकारी उससे अगर बेलेबल वारंट है तो उससे वारंट बना के वहां पे छोड़ देगा। और अगर इस तरह का धारा 73 की कंडीशन नहीं है तो फिर उसको एनबीडब्ल्यू वाला जो मैटर है उसमें क्या करेगा, जब सीजेएम या जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है इसके समक्ष उसको भेज दिया जाएगा एनबीडब्ल्यू में, ठीक है ना। तो 75 आपका एनबीडब्ल्यू से रिलेटेड था, ठीक है ना। अब ये जो एनबीडब्ल्यू है ये जारी कब किया जाता है, इसकी कंडीशन जो है, ये तीन तो अपराध हो ही गए। अब वैसे जारी कब किया जाता है, तो इससे रिलेटेड एनबीडब्ल्यू कब जारी किया जा सकता है, तो एक केस है इंदर मोहन गोस्वामी वर्सेस उत्तराखंड राज्य 2008 सुप्रीम कोर्ट। ये केस है, इसमें बोला कि जो एनबीडब्ल्यू कोर्ट में किसी व्यक्ति को लाने के लिए जारी किया जाता है जब जमानती है जो बेलेबल वारंट है, यानी जब जो बेलेबल वारंट है उससे डिजायरेबल यानी वांछनीय यानी डिजायरेबल रिजल्ट यानी परिणाम प्राप्त होना असंभव होता है।
प्राप्त होना असंभव होता है। और जब विश्वास करना, इस बात का विश्वास करना उचित होता है पुलिस अधिकारी के मतलब मजिस्ट्रेट के, कि व्यक्ति जो है वो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से कोर्ट में हाजिर नहीं होता है होगा, या फिर जो पुलिस अधिकारी है वो समन तामील करने के लिए उसे पाने में असमर्थ हो जाता है, या वह जो व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाना है वो किसी को क्षति पहुंचा सकता है। यदि उसको तुरंत कस्टडी में नहीं लिया जाता है तो फिर वहां पर नॉन बेलेबल वारंट जारी किया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपके प्रोविजन हो गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट है सेक्शन 76, ये बात करता है, ये रिलेटेड है आपका 74 से, सीआरपीसी से। यहां पर ये कह रहा है कि जो पुलिस अधिकारी को डायरेक्ट जो वारंट है, जो पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है वारंट, उसका एग्जीक्यूशन वो किसी अन्य अधिकारी, पुलिस अधिकारी के द्वारा भी करा सकता है, जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी के द्वारा एंडोर्स किया जाता है, पीछे लिखा जाता है, जिसे वह डायरेक्टेड या एंडोर्समेंट है। यानी जो गिरफ्तारी का वारंट है वो पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी अन्य अधिकारी के द्वारा भी किया जा सकता है। मतलब जो पुलिस अधिकारी है उसके द्वारा ना करके किसी अन्य अधिकारी के द्वारा भी किया जा सकता है, जिसका नाम उस वारंट पर लिखा रहेगा। ठीक है। उसके बाद में जो 77 है वो वारंट का जो सार की सूचना है, यानी वारंट में जो सब्सटेंस है, सार मतलब जो सब्सटेंस है उसकी सूचना, यानी सार का मतलब क्या हो गया, सब्सटेंस यानी उसमें जो फैक्ट है, उसमें जो बातें हैं, उसकी सूचना किस व्यक्ति को देनी है जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। यानी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा है, उस व्यक्ति को, किस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया जाना है, उसका सार, किसका सार, गिरफ्तारी के वारंट का सार उसको इन्फॉर्म करेगा। और यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो वारंट उस व्यक्ति को दिखा भी देगा। वो कहेगा ना कि आपके खिलाफ में अरेस्ट वारंट है, तो वो कहेगा कि किस मैटर में, तो वो तुरंत उसको बताएगा कि ये आपके खिलाफ में ये अपराध है। फिर वो कहेगा कि मतलब दिखाओ, मैं कैसे मानूं, झूठा तो नहीं है, तो फिर वो उसको दिखा देगा। ठीक है ना। और ये जो वारंट की सूचना है कि भाई उसको दिखाएगा, उसका अधिकार भी है। आपने जो सेक्शन यहाँ पर जो है, आप यहाँ पर रिलेटेड जो सेक्शन है उसको देखेंगे, सेक्शन 47 को, तो सेक्शन 47 में भी आपने जो पढ़ा था कि उसको जो उसके जो माता पिता हैं या मित्र हैं उनको सूचना की दी जाती है गिरफ्तारी की, है ना, वहां पर। तो ऐसे यहाँ पर उसके जो गिरफ्तारी वारंट है उसकी भी सार की सूचना यहाँ पर उसको दी जाती है। या आर्टिकल ऑफ यहाँ पे 22 का क्लॉज 1 पढ़ते हैं, वहां पर भी उसको गिरफ्तारी के आधारों की सूचना दी जाती है। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। उसके बाद में सेक्शन यहाँ पर 78 है। 78 बात करती है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का कोर्ट के समक्ष अविलंब लाया जाना। यानी ये 76 सीआरपीसी से कोरिलेट है कि पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का एग्जीक्यूशन कर रहा है, वो गिरफ्तार व्यक्ति को, अगर उसकी बेलेबल वारंट वाली कंडीशन नहीं है कि उससे प्रतिभूति लेकर, सिक्योरिटी लेकर उससे छोड़ दिया जाता है, अगर वो वाली कंडीशन नहीं है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तुरंत ही अनावश्यक विलंब के बिना उस कोर्ट के समक्ष में लाएगा जिसने व्यक्ति को प्रस्तुत होने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित है, जिसके समक्ष, तो जिसने वारंट मतलब जारी किया है। ठीक है ना। तो उसको तुरंत वहां पर लाया जाएगा, ये कंडीशन। परंतु ऐसा विलंब, अनावश्यक विलंब के बिना, तो अनावश्यक विलंब किसको माना जाए, तो ऐसा विलंब किसी भी दिशा में गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़ करके 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। ठीक है ना। यानी 24 घंटे के भीतर उसको कोर्ट के समक्ष लाया जाएगा। 24 घंटे वाला जो मैटर है वो आपको कई जगह सेक्शन में दिखेगा। जैसे आर्टिकल हम पढ़ते हैं 22 का क्लॉज 2, वहां पर भी आपको दिखता है कि 24 घंटे के भीतर उसको हाजिर किया जाएगा, अधिक उसमें हवालात में या उसमें नहीं रखा जाएगा, निरुद्ध नहीं किया जाएगा। या सेक्शन 187, सेक्शन 196, सेक्शन 170 और सेक्शन 58, इन बीएनएस के इन सेक्शन को आप देखेंगे तो इनमें यही चीजें लिखी हुई हैं
कि सेक्शन जो है 24 घंटे वाली जो कंडीशन है, 24 घंटे से अधिक 24 घंटे के भीतर उसको प्रस्तुत किया जाएगा, है ना, 24 घंटे के भीतर कोर्ट के समक्ष लाया जाएगा। जैसे जो 58 सेक्शन के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक डिटेन नहीं किया जाना, है ना, तो वहां पर ये बात जो है कही गई है। ऐसे ही हम अलग अलग जो पढ़ते हैं सेक्शन, जैसे आपकी 170 सेक्शन है, तो 170 सेक्शन में भी हम पढ़ते हैं जब संज्ञेय अपराध का किया जाना होता है तो उसमें भी होता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे की अवधि से 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए मतलब उसको डिटेन्ड नहीं रखा जाएगा। तो सेक्शन 170 में भी हम इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोविजन है। और जो जैसे इसमें 187 में हम पढ़ते हैं कि 24 घंटे के भीतर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तब प्रक्रिया क्या की जाती है, ठीक है ना। और ऐसे मेडिकल का भी होता है, मेडिकल में भी हम पढ़ते हैं 196 में जो है जब मृत्यु के कारण की जांच की जाती है तो वहां पर भी हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में 78 के बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 79। 79 सेक्शन क्या कहती है, वारंट का निष्पादन कहां पर किया जा सकता है। तो गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो वारंट कहां निष्पादित किया जा सकता है, तो गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है, एग्जीक्यूशन उसका किया जा सकता है। अब जैसे 79 है ये सीआरपीसी की 77 से कोरिलेट है, लेकिन इससे जो 79 से जो कोरिलेट है उसमें आप देखेंगे जैसे यहाँ तो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन है कि भारत के किसी भी स्थान में किया जा सकता है। ऐसे ही हम सेक्शन 45 पढ़ते हैं। 45 सेक्शन में जैसे हम पढ़ते हैं कि उस अपराधी का पुलिस अधिकारी जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी भी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है। तो ये हम सेक्शन 45 में पढ़ते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे भारत के किसी भी स्थान में। ऐसे ही सेक्शन हम 61 पढ़ेंगे बीएनएसएस का, तो सेक्शन 61 में भी हम पढ़ते हैं कि जब वो निकल भाग जाता है उसको फिर से अगर पकड़ना है अभियुक्त को जो गिरफ्तारी से बचता है तो उसको भी भारत के किसी भी स्थान में जो है गिरफ्तार किया जा सकता है पीछा करके, ठीक है। अब सेक्शन नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 80। सेक्शन 80 कहती है अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। तो अब ये जो वारंट है वो अधिकारिता के बाहर भेजा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर जो सेक्शन 80 है 80 सेक्शन कोरिलेट है आपकी 78 सीआरपीसी से। तो सेक्शन जो है ये कहती है कि जब वारंट का जो एग्जीक्यूशन है उसे जारी करने वाले कोर्ट की स्थानीय अधिकारिता यानी लोकल ज्यूरिसडिक्शन जो है उसके बाहर अगर किया जाना है तब वो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ऐसे वारंट अपनी अधिकारिता के भीतर किसी पुलिस अधिकारी को डायरेक्ट करने के बजाय अब वो क्या करेगा, अपनी अधिकारिता के भीतर पुलिस अधिकारी को उस वारंट को नहीं देगा बल्कि उसको क्या करेगा, डाक के द्वारा, पोस्ट के द्वारा या फिर अन्यथा किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या एसपी को या पुलिस कमिश्नर को भेज सकता है। तो ये या तो डाक द्वारा भेज देगा या फिर उनको जो है भेज सकता है अन्य तरीका से, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसपी और पुलिस कमिश्नर, इन तीन को भेज सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर उसका निष्पादन किया जाना है वहां के, ठीक है ना। और तब वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होगा, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहेगा या एसपी या कमिश्नर जो रहेंगे वो उस पर अपना नाम एंडोर्स करेंगे, यानी उसके पीछे जो है जो ये लेटर जो रहेगा इसके पीछे जो है वो अपना सिग्नेचर वगैरह वो लिखेंगे, एंडोर्स करेंगे और यदि उचित होता है, संभव है तो उसका एग्जीक्यूशन इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से कराएगा। यानी जो इससे 80 से पहले जो 78 तक के 79 तक के जो प्रोविजन थे 78 तक के, उसके तरीका से उसका वो एग्जीक्यूशन कराएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसपी या कमिश्नर। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन 3 में कि अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए वारंट किसको भेजा जाएगा। तो दो कंडीशन ऑप्शन में बनती है, एक डाक के द्वारा या अन्यथा किसको भेजा जाएगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पहला, एसपी और पुलिस कमिश्नर, ये आपके ऑप्शन में रहेंगे।
दूसरा यहाँ पर बात कह रहा है कि वारंट जारी करने वाला जो कोर्ट है वो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार ऐसे दस्तावेजों सहित यदि कोई हो जो धारा 83 के अधीन कार्रवाई करने वाले कोर्ट को, यानी जो धारा 83 का मतलब क्या हो गया कि जब गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उस मजिस्ट्रेट के समक्ष में लाया जाता है, 83 के अधीन कार्रवाई करने वाले कोर्ट को यह डिसाइड करने के लिए कि उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या नहीं की जाए, इस बात को समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त हैं उस तरह के दस्तावेज वो वारंट के साथ में भेज देगा। मतलब ये इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं कि वो वारंट तो भेजेगा साथ, वारंट तो भेजेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, एसपी को या पुलिस कमिश्नर को। वारंट के साथ में वो क्या है कि ऐसे डॉक्यूमेंट और भेजेगा ताकि ये जो एसपी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर हैं वो क्या करें, वो तुरंत वहां पर देख लें कि इसके खिलाफ में किस तरह का अपराध बन रहा है और वो वहीं पर उस व्यक्ति की जमानत भी ले सकते हैं, ठीक है ना, या वो ये देखेंगे कि बेलेबल वारंट है या नॉन बेलेबल वारंट है, किस तरह का वारंट है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से वहां पे वो कार्रवाई उसके खिलाफ में कर सकते हैं उसके दस्तावेजों को देख करके। ये चीजें यहाँ पर इसलिए कही गई है। समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त का मतलब क्या है, यही कि वो बेलेबल वारंट है या नॉन बेलेबल वारंट है, तो वो कंडीशन यहाँ पर दी गई है। ऐसे ही जो 81 है वो कह रहा है, इसी से आगे का एक्सटेंशन यहाँ पर ये कह रहा है कि जब अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट, ये दूसरी कंडीशन यहाँ पर कह रहा है 81 में, यानी जो 79 है आपका सीआरपीसी का उससे रिलेटेड है कि जब पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट, डायरेक्ट है वारंट, उसका एग्जीक्यूशन, उसका पालन उसे जारी करने वाले कोर्ट की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वह पुलिस अधिकारी उसे एंडोर्समेंट के लिए साधारणतः ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से निम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के पास जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उस वारंट का निष्पादन किया जाना है ले जाएगा। उस एंडोर्समेंट के लिए उसको ले जाएगा, ठीक है ना। तो ये अधिकारिता से बाहर जब निष्पादन होता है तो वहां पर अगर पुलिस अधिकारी को वारंट जो निर्देशित कर दिया जाता है, तो वारंट जब निर्देशित कर दिया जाता है वहां के अधिकारिता के, स्थानीय अधिकारिता के बाहर, तो वहां का जो पुलिस ऑफिसर है वो वहां का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसके पास में उसको ले जाएगा या फिर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास में उसको ले जाएगा वारंट को, ठीक है ना, उसको ले जाएगा। और ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या जो पुलिस ऑफिसर है उस पर अपना नाम जो वो पृष्ठांकित करेगा, लिखेगा, और ऐसा एंडोर्समेंट जो होगा उस पुलिस अधिकारी के लिए जिसको वह वारंट जो दिया गया था उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा। यानी वो वारंट जो वहां पर ले जाएगा और उनसे कहेगा जी इस आपकी स्थानीय, मुझे ये वारंट मिला है और आपके इस क्षेत्र में जो है ये नामक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया जाना है, पकड़ना है, तो आप इस पे जो है मुझे प्राधिकार दे दीजिए। वो उस पर अपना नाम जो लिख के दे देंगे कि आप इसे जाके हमारे क्षेत्र में जाके पकड़ सकते हो। तो ये पर्याप्त उसके लिए प्राधिकार होगा, अथॉरिटी होगी। और स्थानीय पुलिस जो होगी फिर वहां की वो क्या करेगी, यदि ऐसी अपेक्षा उससे की जाती है स्थानीय पुलिस से, तो वो ऐसे अधिकारी की वारंट का निष्पादन करने में, यानी उसकी गिरफ्तारी करने के लिए उसको पकड़वाने में मदद करेगी। और जब कभी ये विश्वास करने का कारण होता है कि जो मजिस्ट्रेट है या पुलिस अधिकारी है जिसने प्राधिकार दिया है वहां का पुलिस अधिकारी का, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वारंट निष्पादित किया जाना है, एग्जीक्यूट किया जाना है, एंडोर्समेंट प्राप्त करने में अगर विलंब होता है कि भाई अगर एंडोर्समेंट उसका लिया जाए, अधिकारी से सिग्नेचर लिए जाए, वहां से प्राधिकार लिया जाए वहां से, और उससे क्या हो जाएगा, विलंब हो जाएगा, गिरफ्तारी करने में निष्पादन नहीं हो पाएगा, तब वह पुलिस अधिकारी क्या करेगा, जिसे वह डायरेक्ट किया गया वारंट, वो उसका एग्जीक्यूशन उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है स्थानीय अधिकारी से परे किसी स्थान में ऐसे एंडोर्समेंट के बिना भी उसका निष्पादन कर सकता है। यानी फिर क्या करेगा, अगर उसको लग रहा है कि ऐसे तो गिरफ्तार जो किया जाने वाला व्यक्ति है वो फरार हो जाएगा, भाग जाएगा या कुछ हो जाएगा, और अगर मैंने एंडोर्समेंट के लिए गया, उनके साइन वाइन लेने गया, उनसे प्राधिकार लेने गया तो वो भाग जाएगा, तो वो क्या करेगा, बिना एंडोर्समेंट के उसको गिरफ्तार कर सकता है अन्य स्थानीय अधिकारिता में भी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसमें कही गई हैं। अब बात आती है 82 की।
82 क्या कहती है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया क्या होगी। मान के चलो अब उसको पकड़ लिया अधिकारिता से बाहर, तो सीधी सी बात है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर उसको पकड़ा है, जिसने प्राधिकार वहां पे दिया था, पहले वो उन्हीं के पास में ले जाएगा। तो जब गिरफ्तारी के वारंट का एग्जीक्यूशन उस जिले से बाहर किया जाना है जिसमें वह जारी किया गया था, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसने वारंट जारी किया है, तो वारंट जारी करने वाले न्यायालय दो कंडीशन है, वो कब ले जाएगा वहां के उसी जिले के जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसपी या पुलिस कमिश्नर के पास में दो कंडीशन में ले जाएगा। जब जिसने वारंट जारी किया है, वारंट जारी करने वाला जो कोर्ट है वो गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के भीतर है, तब नहीं ले जाएगा। 30 किलोमीटर तक है तब तो वो फिर उसी कोर्ट में ले जाएगा जिसने वारंट जारी किया है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसपी या जो पुलिस कमिश्नर है उससे अधिक निकट है, यानी या फिर दूसरी या तो 30 किलोमीटर से कम है, 30 किलोमीटर है उस गिरफ्तारी के स्थान से ये वाला वारंट जारी करने वाला कोर्ट, या फिर एसपी और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर से इनसे ये वाला कोर्ट वारंट जारी करने वाला कोर्ट नजदीक है, तो फिर इसी कोर्ट में ले जाएगा दो कंडीशन में। तो बाकी अगर ये दो कंडीशन नहीं है तो फिर या फिर धारा 73 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है या उसने उसे छोड़ ही दिया है वहां पर जो बेलेबल वारंट वाली कंडीशन है, तब अगर ये तीन कंडीशन बन गई। अब पहला, अगर वारंट जारी करने वाला कोर्ट 30 किलोमीटर के भीतर है, ठीक है ना, गिरफ्तारी के स्थान से। दूसरा, अगर एसपी पुलिस कमिश्नर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो है वो वारंट जारी करने वाला कोर्ट इनसे नजदीक है तो भी वारंट जारी करने वाले कोर्ट को ले जाएगा। तीसरा, अगर धारा 73 के अधीन उससे सिक्योरिटी ले ली गई यानी उसको छोड़ दिया गया है। तो अगर ये तीन कंडीशन नहीं है तो फिर वो ऐसे मजिस्ट्रेट या एसपी या पुलिस कमिश्नर के समक्ष में उसको ले जाएगा। ये है कंडीशन इसमें कहानी। अब जो निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर, अब यहां पर है कि जब उसकी गिरफ्तारी होती है तो पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी के और ऐसे स्थान के जहां पर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जाता है उसके संबंध में जिले के नाम निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी को और अन्य जिले के ऐसे पुलिस अधिकारी को जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति निवास करता है वहां पर उसको तुरंत जानकारी देगा। ठीक है ना, कि आपके क्षेत्र में ये व्यक्ति यहाँ पर पकड़ा गया है, तो वहां के पुलिस अधिकारी को जो वो तुरंत इसकी जानकारी देगा। उसके बाद में यहाँ पर जो 83 सेक्शन है वो भी इससे आगे की कहानी बताती है, और 83 आपका 81 से कोरिलेट है सीआरपीसी से। ये कहती है कि उस मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाता है। तो उस मजिस्ट्रेट का मतलब है कि उनके द्वारा जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या एसपी या पुलिस कमिश्नर है जिसके पास में वो तीन कंडीशन के सिवाय उसको लाया था, तब उनके द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही व्यक्ति लगता है जो गिरफ्तारी की जानी है जिसके खिलाफ में वारंट जारी किया गया था कोर्ट के द्वारा, तो फिर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जो एसपी है या पुलिस कमिश्नर है वो उस न्यायालय के पास उसे कस्टडी में भेजने का निर्देश देगा। तो फिर वो क्या करेगा, उस कोर्ट के पास में उसको भेज देगा। लेकिन यदि अपराध वहां पर बेलेबल बनता है, भाई ये पता चलता है कि अपराध क्या है, जमानती है, और ऐसा व्यक्ति बेल बॉन्ड देने के लिए तैयार है और इच्छुक है, तब जिससे ऐसे मजिस्ट्रेट एसपी या पुलिस कमिश्नर का समाधान हो जाता है या वारंट पर धारा 73 के अधीन निर्देश उस पर प्रष्टांकित है, वारंट में लिखा हुआ है कि धारा 73 के अधीन इसका पालन किया जा सकता है, और ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्देश के द्वारा अपेक्षित सिक्योरिटी देने के लिए भी वो तैयार और इच्छुक है, तो वो मजिस्ट्रेट एसपी और कमिश्नर क्या करेंगे, या बेल बॉन्ड या सिक्योरिटी ले लेंगे और बंद पत्र यानी बॉन्ड उस न्यायालय को भेज दिया जाएगा जिसने वारंट जारी किया था। लेकिन यहां पर ये कंडीशन जो है वो दूसरी है। दूसरी क्या है, दूसरी कंडीशन यहां पर ये वाली है कि यदि अपराध जो वो अजमानतीय है, ठीक है ना, अपराध यदि यहां पर क्या है
अजमानतीय है, तो यहां पर क्या होगा, जो सीजेएम के लिए या उस जिले के जिसमें गिरफ्तारी की गई है, सेशन न्यायाधीश के लिए धारा 80 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना विधिपूर्ण होगा। यहाँ अजमानतीय नहीं है, ये जमानतीय है, ठीक है ना। यहां पर क्या है, नहीं ये तो जमानतीय है, हाँ, कि यदि अपराध नॉन बेलेबल है तो धारा 480 के बंदों के अधीन रहते हुए सीजेएम क्या करेगा, सीजेएम के लिए या उस जिले के जिसमें गिरफ्तारी की गई है, सेशन न्यायाधीश, सेशन जज के लिए धारा 80 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना विधिपूर्ण होगा। यानी सीधी सीधी सी बात है, नॉन बेलेबल अपराध भी है तो तब वो है उसको भर्त्सना वगैरह जो दे के छोड़ दिया जाता है ना, फटकार लगा के। अगर वो वाली कंडीशन नहीं है सीजेएम के लिए और सेशन न्यायाधीश के लिए, तो फिर वो दस्तावेजों में देखने के बाद में, विचार करने के बाद में वो उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये सेशन जज को और सीजेएम को यहाँ पर ये पावर है, ठीक है ना। 437 वाला जो कंडीशन है, यानी सीआरपीसी की 437 जो 480 है आपकी, यानी जो अजमान के अपराध में जो जमानत दी जाती है, तो ये अपना वहां पे जमानत दे सकते हैं, ठीक है ना। और इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 73 के अधीन सिक्योरिटी लेने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी। यानी जो पुलिस अधिकारी है वो भी यहाँ पर इसको छोड़ सकता है बेलेबल वारंट वाली कंडीशन में, ठीक। तो यहाँ पर ये चीजें थी। उससे इससे अलावा जो है, हम जो सेक्शन 82 पढ़ रहे थे, 82 में जो दूसरा वाला जो क्लॉज है, ये वाला क्लॉज यहाँ पर नया जोड़ा गया है, ठीक है ना, कि वहां जो जहां गिरफ्तारी की जानी है वहां के पुलिस अधिकारी को भी इंफॉर्मेशन देनी आवश्यक होती है। अब तो ये सारी कंडीशन थी गिरफ्तारी और समन से संबंधित। अब जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो आती है उद्घोषणा कुर्की से संबंधित। तो ये हमारा एक नया अलग से मेंस का क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से मेंस का क्वेश्चन भी बनता है, प्री का क्वेश्चन भी बनता है। तो यहाँ से आगे इस चैप्टर को कल खत्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।